पृथ्वीराज की घर में नहीं बनती अपने दो भाइयों से, बताओ दो भाइयों के नाम। नागार्जुन और अपरगांगी। राज्य में एक जनजाति विद्रोह कर रही है, बताओ कौन सी। मंडानक। यूपीएमपी के बॉर्डर पर एक राज्य उसे लड़ रहा है, महोबा। एक राज्य और लड़ रहा है उससे, गुजरात। एक राज्य और लड़ रहा है उससे, कन्नौज। पड़ोसी। कन्नौज से नहीं बनती, गुजरात से नहीं बनती, महोबा से नहीं बनती। अब लास्ट में कौन बचे, विदेशी। विदेशियों में हमले किसके हो रहे थे, गजनी। किसके हो रहे थे। और इस बार गजनी की तरफ से एक नया आदमी आ रहा था, उसका नाम था मोहम्मद गोरी। क्या नाम था, मैंने बताया था पहले, इनका रूट ये हुआ करता था, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से पंजाब, पंजाब से राजस्थान, राजस्थान से दिल्ली या राजस्थान से गुजरात जाने का प्रयास करते, लेकिन राजस्थान से इनकी पारे नहीं पड़ रही थी, इसलिए नया रास्ता लेके आए थे। नया रास्ता क्या था, अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से पंजाब, पंजाब से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली। लेकिन उधर भी दिल्ली में चौहान जाके बैठ गए, हरियाणा में हांसी में चौहान जाके बैठ गए, इसलिए उधर भी उनकी पारे नहीं पड़ रही थी। इस बार गोरी की थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी, गोरी पंजाब में अपने एक जगह पे कब्जा कर गया था, भटिंडा। कहां कब्जा कर गया, भटिंडा को तब बोला करते तबर हिंद, क्या बोलते। कुल मिला के अपने पंजाब पर कब्जा कर लिया उसने, एक जगह पर कब्जा कर लिया पंजाब की। अब दिल्ली में बैठा पृथ्वीराज, और भटिंडा में कौन बैठा, मोहम्मद गोरी। अब मोहम्मद गोरी को कहां पे कब्जा करना है, दिल्ली। और पृथ्वीराज को क्या छुड़वाना है, अपना भटिंडा। तो उधर से पृथ्वीराज की सेना दिल्ली से रवाना होगी पंजाब की तरफ, इधर से गोरी की सेना पंजाब से रवाना होगी दिल्ली की तरफ। तो दिल्ली और पंजाब के बीच में क्या आएगा, हरियाणा। और हरियाणा में वो जगह जहां पर दोनों भिड़े, उसका नाम है तराइन। क्या नाम है, तराइन का पहला युद्ध। लड़ाई होती है, लड़ाई में पृथ्वीराज जीत जाता है। कौन जीत जाता है, अच्छा पृथ्वीराज जाएगा, तो पृथ्वीराज के साथ उसके सामंत भी जाएंगे। और दिल्ली से उसका एक सामंत था, उसका नाम था गोविंदराज तोमर। क्या नाम था, क्योंकि दिल्ली किसकी थी, तोमरों की थी। तो दिल्ली, और दिल्ली वाले तोमर जो थे वो चौहानों के क्या बन गए थे, सामंत। तो कौन सा सामंत गया था बताओ, गोविंदराज तोमर। किसके साथ, पृथ्वीराज के साथ। युद्ध होता है, युद्ध में पृथ्वीराज जीतता है। गोविंदराज तोमर उसके गोरी के भाला मारता है, जो गोरी के आगे वाले दांत तोड़ दे। कहते हैं गोरी को घायल करने के बाद पकड़ के लेके पृथ्वीराज के दरबार में। पृथ्वीराज ने पूछा कि भाई कौन है रही है, कि साहब ये गोरी है। क्या पता ये गोरी है, गोविंदराज ने कहा यही है, दांत टूटे हुए मैंने तोड़े थे इसके। पृथ्वीराज ने गोरी से पूछा कि हाँ भाई वो गोरी बता क्या किया जाए, मार दिया जाए या बता तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। और गोरी ने कहा मैं तुम्हारी काली गाय हूं। क्या कहा था, काली गाय। गाय होती है गाय। तो अपने यहाँ पे सबसे बड़ी माफी थी कि तू खुद को गाय मान ले, खुद को क्या मान ले, मुंह में तिनका ले ले। क्या ले ले मुंह में, तिनका समझो, तिनका घास। गाय क्या खाती है, तो दुश्मन को यदि बचना है तो सीधा तरीका है कि मुंह में घास ले ले। मुंह में घास लेने का मतलब है मैं खुद को क्या मानता हूं, गाय। और अपने यहाँ गाय को मारते। और गौरी ने मुंह में तिनका लिया, उसने कहा मैं तुम्हारी गाय हूं, प्लीज छोड़ दो, मारना मत मेरे को। पृथ्वीराज ने कहा भाग यहां से, दिखना मत दोबारा। पृथ्वीराज के मंत्रियों ने कहा अरे पृथ्वीराज क्या कर रहे हो, क्यों छोड़ रहे हो इसको। मैंने कहा इसने तिनका मुंह में लेके माफी मांगी है, भारत में सबसे बड़ी माफी यही मानी जाती है, और ये अपने आप गाय मान रहा है, गाय को थोड़ी मारते हैं कोई। मंत्रियों ने कहा कि देख, ये बातें उन लोगों पर लागू होती है जो भारत की कल्चर को फॉलो करते हैं। भारत के लोग गाय को माता मानते हैं, इसलिए गाय को मारते नहीं है। और इसलिए गाय को, यदि कोई अपने आप को गाय मान रहा है तो हम उसको भी मारते नहीं। पर ये तो वो लोग हैं जो गाय खाते हैं, इनके तो ये कल्चर फॉलो ही नहीं होती। ये तो मरने के डर से गाय बना हुआ है, मरना है तो थोड़े दिन बाद में वापस आएगा, वापस लड़ाई करने के लिए आएगा। और इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसको मार देना चाहिए, या इसको जेल में बंद कर देना चाहिए। पृथ्वीराज ने मंत्री की तरफ देखा, और मंत्री की तरफ देखा, मंत्री तुम इतने डरपोक को मुझे पता नहीं था। मंत्री ने कहा क्यों यार, कब से कह रहे हो कि इसको मार देना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए, वापस आ जाएगा, वापस लड़ाई करने के लिए आ जाएगा। उसने कहा सही बात है, आ जाएगा, तुम्हारी तलवारों की जंग लगा है, क्या वापस आएगा, तुम वापस तलवार नहीं उठा सकते, क्या वापस नहीं लड़ सकते, क्या हमारी संस्कृति का अपमान करें, हमारी कल्चर जो कर रही है, जो बढ़ के करते आ रहे तो उसको छोड़ दें। और मंत्री ने कहा साहब ये कोई दिक्कत नहीं, आपको यदि ऐसा लगता है तो छोड़ दिया जाए। तो गौरी को यहां से छोड़ दिया। गौरी गया, तराइन से थोड़ा सा सेना पीछे लेके जाता है और वापस बैठ जाता है। मंत्री ने वापस कहा हमने कहा था ना नहीं जाएगा, देखिए यहीं पर बैठ गया। पृथ्वीराज ने गौरी के पास समाचार भेजा कि भाई यहाँ क्यों बैठा, जा तेरे गजनी जा वापस। उसने कहा सॉरी, मैं एक बात पूरी बता नहीं पाया था, गजनी के राजा मैं नहीं हूं, गजनी का राजा मेरा भाई है। और मेरे भाई को पता चल गया कि मैं हार गया, इसलिए मेरा भाई जो है छुरा लेके तैयार बैठा है कि जैसे ही मैं जाऊंगा जाते ही मेरे को मार देगा। इसलिए थोड़े दिन तक मेरे को यहाँ पे बैठे रहने दो, तब तक भैया का गुस्सा शांत हो जाएगा, और जब गुस्सा शांत हो जाएगा मैं वापस चला जाऊंगा यहाँ से। ठीक है, चुपचाप बैठे रहना, परेशान मत करना। उसने कहा अरे साहब चिंता ही मत करो आप। गोरी साल भर तक बैठा रहा चुपचाप एकदम। उल्टा आते जाते पृथ्वीराज कभी मिल जाए तो गुड मॉर्निंग पृथ्वीराज जी, गुड इवनिंग पृथ्वीराज जी, घर पे सब राजी खुशी टाइप के समाचार और पूछ के जाए।
इधर पृथ्वीराज को जब लगा कि गौरी चुपचाप बैठा है, कुछ भी नहीं कर रहा, तो उसने अपनी सेना कम करनी शुरू कर दी। उसने अपने कुछ सेनापतियों को कहा, जाओ कन्नौज वाला बॉर्डर संभालो, कहीं जयचंद आगे ना बढ़ जाए। जाओ गुजरात वाला बॉर्डर संभालो, कहीं चालुक्य आगे ना बढ़ जाए। जाओ महोबा वाला बॉर्डर संभालो, कहीं चंदेल आगे नहीं आ जाए, क्योंकि पड़ोसियों से उसकी बनती। तो सेना ने कहा कि साहब हम सारे चले जाएंगे और गौरी ने अटैक कर दिया तो पृथ्वीराज ने कहा पहली बात तो गौरी अटैक भी नहीं करेगा, और यदि कर भी देगा तो मैं बैठा हूं, मैं देख लूंगा, संभाल लूंगा। तो पृथ्वीराज की सेना क्या हो गई, कम हो गया ना। गौरी इसी मौके की तलाश में था। गौरी एक एक पल पल की जासूसी करवा रहा था। उसको पता चला कि इनकी सेना कम है। उसको यह भी पता चला कि जो कम सेना, उसने एक दिन रात को पार्टी की और लेट नाइट सोए थे, वो 2-3 बजे सोए थे। उसको लगा कि रात को लेट सोए हैं, नशे के अंदर सोए हैं, उन्हें सुबह सुबह 5 बजे के आसपास अटैक किया, सेना को सोते हुए मार दिया था। तराइन का दूसरा युद्ध युद्ध नहीं, विश्वासघात था। कहते हैं जैसे अचानक हमला हुआ, पृथ्वीराज की सेना को लगा पार नहीं पड़ेगी, तो उन्होंने पृथ्वीराज को कहा तू निकल, हम इसको रोकने का प्रयास करते हैं, तू निकल जाएगा तो और सेना पड़ी है अपने पास, वापस और सेना लेके आना, लड़ाई कर लेना। तो कहते पृथ्वीराज वहां से निकलता है, लेकिन तब तक इधर सेना में आपाधापी मच गई थी। कुछ जो तुर्क सैनिक है वो पीछा करते हैं पृथ्वीराज का, और अपने हरियाणा में एक जगह पड़ती है सिरसा, नाम सुना है? सिरसा के पास में एक छोटा सा गांव था, उसका नाम था सरस्वती। क्या नाम था? यहां से पृथ्वीराज को पकड़ा गया और पकड़ के उसको मार दिया गया। उसके मरने की अलग अलग कहानियां हैं। पृथ्वीराज के दरबार में एक सेनापति थे, उनका सेनापति का नाम था स्कंद। क्या नाम था? स्कंद। स्कंद का पोता हुआ, पोते का नाम था लक्ष्मीधर। पोते का नाम पोता था। इसको थोड़ी घर की बातें पता भी होगी। ये कहता है, इसमें बुक में लिखता है कि पृथ्वीराज इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। वो नहीं निकला, बाद में नहीं पकड़ा गया, युद्ध ही लड़ता है, युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। ऐसा कौन कहता है? लक्ष्मीधर को। हसन निजामी इस बुक में लिखता है कि हमने पृथ्वीराज को पकड़ा, पकड़ने के बाद उसने सरेंडर कर दिया। सरेंडर कर दिया तो हमने कहा दिल्ली हमारी, अजमेर तेरा। क्या किया? मतलब दिल्ली पे कब्जा किसने कर लिया? तुर्कों पे। अजमेर किसको दे दिया? पर का तू हमारा सामंत है, हमारे अंडर में काम करेगा। और उसने कहा, पृथ्वीराज ने बात मान ली। पृथ्वीराज अजमेर ले लेता है और किसके अंडर में काम करने लग गया? गौरी या तुर्कों के अंडर में काम करने लग गया। और वो कहते हैं, हसन निजामी कहता है कि उसने कुछ दिन तक तो अजमेर में हमारे अंडर काम किया, लेकिन थोड़े दिन बाद उसने वापस बगावत कर दी कि मैं तुम्हारे अंडर में काम नहीं करूंगा। इस बार हमने पकड़ा और पकड़ के मार दिया। कुल मिला के हसन निजामी ये कहना चाहता है कि पृथ्वीराज ने थोड़े दिनों तक गौरी के अंदर काम किया था, यही बात कहना चाहता है। एक तीसरी कहानी बताता है चंद्रबरदाई। कौन बताता है? अपनी बुक में चंद्रबरदाई की बुक का नाम बताओ। वो कहते हैं भाई साहब ये दोनों बात ही नहीं हुई। वो कहता है कि चंद्रबरदाई ये कहता है कि पृथ्वीराज रासों में लिखता है कि पृथ्वीराज को यहां से पकड़ा और पकड़ के ले गए गजनी। कहां ले गए? और गजनी ले जाके पृथ्वीराज की दोनों आंखें निकाल के जेल में डाल दिया, अंधा कर दिया उसको, और अंधा करके उसको जेल में बंद कर दिया। चंद्रबरदाई कहता है मैं पृथ्वीराज का दोस्त था, मैं पीछे पीछे गया और मुझे वहां जाने के बाद पता चला कि पृथ्वीराज की दोनों आंखें निकाल दी गई, उसे जेल में क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया। तो मैं गौरी से मिला और मैंने गौरी को जाकर, सुल्तान गौरी ये क्या किया, और हमने तुम्हें पकड़ा था तब हमने वापस आने दिया था, और तुमने हमारे राजा को पकड़ा और पकड़ के उसकी क्या निकाल दी? तो गौरी ने कहा भाई तो अलग अलग देश की कल्चर है। भारत की कल्चर कहती है दुश्मन को छोड़ दो, दुश्मन के साथ अच्छा बर्ताव करो। हमारी कल्चर कहती है दुश्मन की आंखें निकालो और मार दो। अभी तो आंखें निकाली है, अभी क्या करेंगे? इसको मारे। और चंद्रबरदाई कहता है कि मैंने गौरी को कहा कि भले ही तुमने हमारे राजा की आंखें निकाल लियो, लेकिन हमारा राजा शब्द भेदी बाण चलाना जानता है। क्या जानता है? गौरी ने कहा मतलब कि आवाज पे तीर चला सकता है। गौरी ने कहा सुबह से मैं मिला मजाक करने के लिए, जिस आदमी को दिखता नहीं हो आंखों से, वो तीर कैसे चला देगा? और एकदम निशाने पे तीर कैसे चला देगा? का आवाज जहां थी उस आवाज पे तीर चला सकता है। गौरी ने कहा यदि पृथ्वीराज ऐसा कर सकता है तो सुल्तान कारनामा देखना पसंद करेगा। अगले दिन भाई गौरी एक बड़े से स्टेज पर आके बैठा, पृथ्वीराज को एक पोडियम पे खड़ा किया गया, सामने घंटी बांधी गई और कहा घंटी पे जैसे टन की आवाज आएगी पृथ्वीराज को घंटी पे हिट करना है एकदम। और चंद्रबरदाई कहता मैं पास में ही खड़ा था और मैंने पृथ्वीराज को कहा कि आपने कोई घंटी पे तीर चलाने की आवश्यकता, तेरे राइट साइड के अंदर गौरी बैठा है, सल्टा दे। और पृथ्वीराज ने, चंद्रबरदाई कहता मेरे से पूछा कितनी दूर बैठा है, मेरे को ये नहीं पता। जब तक दूरी नहीं पता होगी तीर कितना खींचोगे, बाण कितना खींचोगे, समझ में नहीं आएगा। चंद्रबरदाई कहता मैंने उसको अपनी भाषा के अंदर दूरी समझाई। 4 बांस 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान हर मत चुके चौहान। 4 बांस, बांस होता है बांस, तो 4 बांस लगा दिए जाए। 4 बांस 24 गज, गज समझते हो आपने? पता कितने गज का प्लॉट है? तो 4 बांस 24 गज, अंगुलष्ट 8 अंगुलियां। 4 बांस लगा दो, फिर 24 गज और 8 अंगुलियां। 4 बांस 24 गज अंगुलुष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है। इतने ऊपर कौन बैठा है? मत चूके चौहान। आज चौहान चूक मत जाना, आज सल्टा दे। और चंद्रबरदाई कहता है कि पृथ्वीराज चूका भी नहीं और उसने एक तीर के अंदर ही घोरी को उड़ा दिया।
और चंद्रप्रदाय कहता है जब तक गौरी के सैनिकों को समझ में आता वो पृथ्वीराज को मारने के लिए आते, तब तक मैंने पृथ्वीराज को और पृथ्वीराज ने मेरे को मार दिया, हमने एक दूसरे को आपस में मार दिया था। तो ये कहानी सुनाई किसने? है ना, इसमें लोचा यह है कि ये कहानी सुनाई किसने। हालांकि हम आंसर देते हैं, हम कहते हैं चंद्रप्रदाय का बेटा ये कहानी बताता, बाद में जलहण। कौन बताता है? कि जलहण ने इस कहानी को कंप्लीट किया था। पर ये कहानी लिखी हुई है पृथ्वीराज रासो में। किसमें लिखी हुई है? उसकी ज्यादातर बातें झूठी है, ज्यादातर बातें हिस्टोरिकली वेरीफाई होती। हिस्ट्री उन सोर्स पे बिलीव करती है जो सोर्स बाकी सोर्स से भी मिल जाए। चंद्रप्रदाय की खूब सारी बातें केवल चंद्रप्रदाय ने लिखी है, इसके अलावा बातें किसी ने भी लिखी। जैसे बाकी सब लिखते हैं कि पृथ्वीराज की मां कर्पूरी देवी जो थी वो त्रिपुरी की राजकुमारी थी, अचलराज कलचुरी की बेटी थी। चंद्रप्रदाय कहता है कि ना, पृथ्वीराज की मां दिल्ली की तोमर थी और जयचंद की मां भी दिल्ली की तोमर थी। ये दोनों आपस में मौसी के बेटे भाई लगते थे। तो फिर वो उधर संयोगिता से शादी कैसे करके आ गया? और वो कहते ये दोनों आपस के अंदर लड़ रहे थे कि ननिहाल पे कब्जा कौन करेगा, इस बात को लेकर लड़ रहे थे। वो ये बात गलत लिखता है। और ऐसी कई सारी बातें। ऐसे वो ये लिखता है चंद्रप्रदाय की मेवाड़ का राजा समर सिंह ट्राइन के दूसरे युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, जबकि मेवाड़ का राजा समर सिंह राजा बना 1273 में, युद्ध हो गया 1192 के अंदर। तो 100 साल बाद का राजा पहले कैसे मर गया? अच्छा, चंद्रप्रदाय की पृथ्वीराज रासो में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि चंद्रप्रदाय की पृथ्वीराज रासो का पहला रेफरेंस जो अपने को मिलता है वो मिलता है राज प्रशस्ति में। किसे मिलता है? राज प्रशस्ति कब की है बताओ अब? क्या पता सर, ये कोई तरीका है क्या? इतना पुराना पुराना पूछ लेते हो, छोटे छोटे बच्चों की तरफ देखते भी नहीं हो, सुबह 7 बजे आते ही लग जाते हो सर। देखो निकालो अपने अपने रजिस्टर में, राज प्रशस्ति कब की है? चलो 1676 की। कब की है? इसमें पहली बार पृथ्वीराज रासो के बारे में पता चलता है। पृथ्वीराज रासो किसके बारे में बता रही है? पृथ्वीराज कौन से युद्ध के बारे में बता रही है? तराइन। तराइन का युद्ध कब हुआ है बताओ? मतलब घटना तो हुई है 1192, आपको पता चल रही है 1676। 500 साल का गैप है। कितने साल का गैप है? 500 साल में तो कई नमक मिर्च लगते हैं। अच्छा, हुआ क्या था, राज प्रशस्ति जब राज सिंह जी लिखवा रहे थे तब उन्होंने अपने कई लोग भेजे कि आसपास में जाओ और जाके वहां की हिस्ट्री लेके आओ। तो कोई जयपुर आया, उसने जयपुर वालों का भाई तुम्हारी हिस्ट्री दो, राज सिंह जी ने मंगाई है। भाई राज सिंह के दिमाग में था कि भाई मारवाड़ की हिस्ट्री में भी तो मेवाड़ की जानकारी मिल सकती है, जयपुर की हिस्ट्री में भी तो मेवाड़ की जानकारी मिल सकती है। भाई जयपुर वाले लिखेंगे हमारा फलाना आदमी मेवाड़ की तरफ से इस युद्ध में लड़ा था, क्या पता मेवाड़ वालों ने वो रिकॉर्ड ना लिखा हो, इन्होंने लिख लिया हो। अपने सब कुछ मिला जुलू की हिस्ट्री लिखेंगे अपने सारी की सारी। तो उनका एक बंदा आया अजमेर, अजमेर आगे उसने पूछा भाई अजमेर की हिस्ट्री, तब एक बंदा उसके सामने, उसने कहा मेरे पास अजमेर की हिस्ट्री की एक बुक है, पृथ्वीराज रासो। कौन सी पृथ्वीराज रासो होगी? वो जो चंद्रबरदाई ने लिखी थी। अरे दिखाओ। तो ये कहते हो सकता है किसी ने बाद में ये लिख दी हो, क्योंकि घटना के बाद होने वाले राजाओं के नाम तो तभी आ सकते हैं जब बाद में लिखी गई हो। जो राजा 1192 में जीवित ही नहीं है उस राजा की जानकारी तभी मिल सकती है जब वो 1192 के बाद लिखी गई। तभी आप समर सिंह और उनके नाम लिखोगे, जबकि वो मेवाड़ में तब राजा ही नहीं थे। और जब बाद में लिखी गई है तो घटनाएं ऊपर नीचे हो गई। तो अभी तक भी चंद्रबरदाई ने जो कुछ लिखा है उस पर हिस्ट्री ढंग से विश्वास करती। इसलिए मैंने कहा था कि संयोगिता वाली प्रेम कहानी को कोई नहीं मानता दशरथ शर्मा के अलावा। संयोगिता वाली प्रेम कहानी यही लिख के गया, बाकी किसी ने संयोगिता का नाम ही नहीं लिखा है। और चंद्रबरदाई को मजा है, उसने कहा अरे हाँ भाई साहब चलता रहता है, ऐसा छोटा मोटा मामला हो जाता है, उसके अंदर क्या है। तो पर हमारे सामने सवाल दूसरा है, हम इस बात पर क्यों बहस करें कि पृथ्वीराज युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, या पृथ्वीराज ने कुछ समय तक राज किया फिर उसे पकड़ के मार दिया गया, या पृथ्वीराज को लेके गए आंखें निकाल दी फिर उसको मार दिया, है ना। इससे ज्यादा अच्छा सवाल यह है कि पृथ्वीराज हार कैसे गया। अब तक जब वो सारे युद्ध जीत रहा था, ऐसा त्राइन के दूसरे युद्ध में क्या हुआ कि वो हार गया। पहला तो यह है कि पृथ्वीराज के अपने पड़ोसियों के साथ में नहीं बनती है, इसलिए कोई भी पड़ोसी उसका साथ देने के लिए। एक यह है भी कि भाई तराइन का पहला युद्ध 1191 में आप जीत गए थे, फिर साल भर तक बैठे बैठे वेट किसका कर रहे थे। हमने पढ़ा बयाना के युद्ध के बाद खानवा के युद्ध में 1 महीने का टाइम, तो भी हम कहते हैं कि बाबर को तैयारी का समय मिल गया था, यहां तो कितना मिल गया। तीसरा ये कि मैंने बताया था उसने सेना ही हटा दी थी अपनी, तो उसकी सेना गौरी के मुकाबले क्या हो गई थी, कम। ये तो पृथ्वीराज हार रहा है तो उसके कमियां हैं। सामने वाला पक्ष कौन था, गौरी। पृथ्वीराज हारा है मतलब गौरी जीता है, तो गौरी में कुछ अच्छी बातें रही होगी। गौरी की अच्छी बात यह है कि गौरी ने अपनी कूटनीति से पृथ्वीराज को हरा दिया।
किसे पृथ्वीराज को हरा दिया? भाई ये उसकी डिप्लोमेसी है ना, कि उसने पृथ्वीराज का एक बार छोड़ दे, दोबारा मैं आऊंगा। फिर उसने पृथ्वीराज का मेरा भाई राजा है, थोड़े दिन तक मेरे को यहां पे बैठने दे। फिर उसने पृथ्वीराज की पूरी जासूसी करवाई, उसको यह तक पता था रात को कितने बजे सोते हैं। आप पूरा एकदम ध्यान रख रहे थे एक एक बात का, तो आपने बिना लड़ाई किसे हरा दिया पृथ्वीराज को? एक कारण वो जो परंपरागत भारतीय कमियों के कारण थे कि गौरी की सेना घोड़े लेके आई थी, पृथ्वीराज की सेना में क्या थे? हाथी। तो सुबह सुबह जब अचानक अटैक किया था, हाथी भी तो बेचारे सो रहे थे, तो हाथियों की नहीं समझ में, उनको तो खुद की आउट ऑफ सिलेबस था। तो हाथी इधर उधर भागने लगे, खूब सारी सेना को तो हाथी कुचल गए थे इनकी। मैं कई बार सोचता हूं कि यार ये हाथी और भारी हथियार तो तराइन के पहले युद्ध में भी तो थे। पर आपकी कमियां तभी देखी जाती है जब आप हारते हो। जब तक आप जीत रहे होते हो तब तक इनकी तरफ कोई भी ध्यान देता। इन्हीं हाथियों से, इन्हीं भारी हथियारों से उसने कौन सा युद्ध जीता था? और तराइन का पहला युद्ध छोड़ो, उसके सामने जो आए सबको मारा उसने भगा भगा के। वही सेम चीजों का ध्यान रखते वो। और इससे पता नहीं कितने पीढ़ियों तक ये चौहान इन तुर्कों के खिलाफ लड़ रहे थे, इन्हीं चीजों से जीत रहे थे। पर जिस दिन आप हारते हो, दुनिया कमियां कमियां देखती है। इसलिए यदि आप सिलेक्ट हो जाओगे, तो थोड़े बहुत कम भी पढ़े हो तो भी लोग कहेंगे 9th से ही बनना चाहता था ये तो। और हमें तो फर्स्ट क्लास से पता चल गया था कि आरएसी बनेगा। एक बार ये फर्स्ट में पढ़ता था और स्कूल में भाषण देने के लिए आए थे, तब इसने कहा था मैं भी इनकी तरह भाषण दूंगा, एसटीएम साहब की तरह। हमें पता चल गया था पूत के पग पालने में दिख गए थे। और बहुत पढ़ता था, सारे दिन पढ़ता रहता था, कोचिंग के अलावा कोई काम ही नहीं करता था, जाता था नहाता था, आंखें खराब कर ली, चश्मा चढ़ गया, नंबर बढ़ गया था हमारे। और यदि आप सिलेक्ट नहीं हुए, आप कितने भी पढ़े थे, तो भी लोग कहेंगे पहले ही पता था। हाँ, जयपुर किसके चक्कर में जाते हैं हमें पता नहीं है क्या? हवा लग गई थी, शहर की हवा लग गई थी, चाय की थड़ियों पे बैठे रहते थे, नशे करते थे जी, उधर फिल्में देख के वापस आ जाते थे। ऐसी कोचिंगें थी इनकी, ऐसे ये थे। यही होगा। इसलिए सफलता के कई पिता होते हैं, असफलता अनाथ होती है। सफलता के कई पिता होते हैं या कई रिश्तेदार होते हैं, असफलता आप जब सफल हो जाते हो तब दूर की बुआ जी की ननद की बेटी की जेठानी की देवरानी की फलानी ढींकड़ी भी कोई आगे कहती है हमारे तो परिवार में ही है। रिश्तेदार है हमारे तो। और यदि आप नहीं होते हो, सगा रिश्तेदार भी सामने खड़े हो, कौन ना है, हम तो नहीं पहचानते कौन है भाई साहब ये। तो वैसे होगी वो बात है। एक लड़ाई आप हारे, तब पूरी 6 लाइनों का हमने गाथा गा दी कि पृथ्वीराज हार कैसे गया था, जबकि इन्हीं सब चीजों को लेके अब तक सारे के सारे युद्ध जीत ही रहा था। दो पक्ष लड़ रहे हैं, एक तरफ है पृथ्वीराज और एक तरफ कौन है? गौरी। जीता कौन है? गौरी। तो गौरी जीत गया, तो गौरी खुद तो भारत में राज ही नहीं करता, गौरी एक बंदे को छोड़ के जाता, कुतुबुद्दीन ऐबक। किसको छोड़ के जाता? लेकिन बाद में तुर्कों ने राज करना शुरू कर दिया था। पृथ्वीराज हार गया, तो ये जो तुर्क थे इनके लिए भारत में राज करना आसान हो गया, कठिन हो गया? और मान लो इस युद्ध में पृथ्वीराज नहीं हारता, तो क्या तुर्क कब्जा कर लेते? अब तक ही नहीं कर पाए थे, जब तक चौहान नहीं आ रहे तुर्कों का कब्जा हुआ नहीं था। ये राजपूतों का पीक था। वो राजस्थान पे कब्जा करके बैठे थे, दिल्ली पे कब्जा करके बैठे थे, हरियाणा उत्तराखंड के कई इलाकों पर उनका कब्जा था, हरियाणा पे कब्जा है, पंजाब पे कब्जा है, ठेठ पाकिस्तान बॉर्डर तक उनका कब्जा है। इसके बाद राजपूत दोबारा कभी भी इतने बड़े इलाके पर कब्जा नहीं कर पाए, और पृथ्वीराज के बाद में कोई भी राजपूत दोबारा दिल्ली पे कब्जा नहीं कर पाया। पृथ्वीराज अंतिम राजपूत राजा था, इसने कहां पर कब्जा कर लिया था?